अरे रोहन, तू आ गया। हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रोहन घर के बाहर कार पार्क कर बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? रोहन ने पूछा। हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे, इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाएं। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहाँ आने के लिए। सुहानी तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फोन कर रहे थे तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गई। रोहन एक टक अपने माता पिता को देखते रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रख कर रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर रोहन हैरान था। जितनी स्फूर्ति से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और सुहानी, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नजर आती है और पिछले 2 महीने से ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गए। कुछ देर रोहन वहीं खड़ा रहा, अपनों की ये एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का अमन शायद सुबह से नहाया नहीं था। पूरा घर गंदा हो रखा था और 5 साल की वंदना बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थी। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई अता पता नहीं था। दूध के भगोने ही लेकर बैठी हुई थी, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसी में से ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और सुहानी ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा शोभा पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। रोहन को देख अपने आंसू साफ किए। तुमने कुछ खाया या नहीं? रोहन का ये सवाल सुनते ही शोभा जोर जोर से रोने लगी। रोहन जानता था उसने कुछ खाया नहीं होगा। माता पिता और बहन ने कुछ बना कर दिया ही नहीं होगा और फोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद रोहन ने तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में यह सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ कि सब मुझे छोड़कर चले गए? मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तवज्जो सबसे ज्यादा दी थी, तुम लोगों से भी ऊपर। हमेशा उनकी बात मानी, तुम्हें भी जबरदस्ती हर बात को मानने पर मजबूर किया। पर जब आज मेरे परिवार को उनकी जरूरत थी कि वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। रोहन ने शोभा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? रोहन ने शोभा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, ठीक है। शोभा ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बोला, उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथों तैयार होते हुए दोनों बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं, मम्मा देखो, मम्मा देखो। पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्हा अमन ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ अपनी ड्रेस पर हाथ रख कर इतना ही बोला, पापा, मम्मा, पापा। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर शोभा को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। रोहन घर का बड़ा बेटा, सास ससुर, देवर महेश और एक शादीशुदा ननद सुहानी थी, जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटे का विवाह किया गया था। रोहन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था, इसलिए शोभा के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहाँ से उठकर नहीं जाती थी, वहीं शोभा के लिए उसके मायके जाना न के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ, घर का सारा काम शोभा को अकेले ही करना पड़ता था। शोभा का पूरा दिन घर में काम करते हुए ही बीत जाता था। रोहन और शोभा अगर कहीं घूमने जाते तो पहले सुहानी और सास ससुर जाने को तैयार होते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना
तैयार करके जाना पड़ता। शादी से पहले शोभा जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। रोहन के अनुसार माता पिता की सेवा करना ही उसका फर्ज था। सुबह से शाम मशीन बनी शोभा अकेले काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते थे। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो रोहन ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब वंदना हुई तब तक महेश की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी निर्मला ने आकर घर संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का रवैया वही रहा। नेग लेने में सभी आगे आ जाते, पर काम करने के मामले में सब पीछे हो जाते। जब महेश निर्मला दूसरे शहर में शिफ्ट हुए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ भी रहे, पर निर्मला के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता वह उतना ही काम करती थी, इसलिए सारी फरमाइशें वहाँ नहीं चलती। तो सास शोभा के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे यहाँ रोहन के रहते शोभा की मन मर्जी नहीं चल सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया तो सुहानी ने उसे आवाज लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़ी तलते हुए शोभा शायद फोन पर भी किसी से बात कर रही थी, इसलिए उसने सुहानी से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते सुहानी कपड़े लेकर आएगी। सासू माँ चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर रोहन बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को काम चोर होती जा रही है, सुहानी से काम करवा रही है, अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होती है सेवा तो बोल दी, हम छोटे के पास चले जाएंगे, ऐसे कैसे कह रही हो माँ? मैं अभी समझाता हूँ। शोभा शोभा लगभग चिल्लाते हुए ही रोहन रसोई में गया और शोभा के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से शोभा को डांटने लगा। रोहन ने डांट लगाई है तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई शोभा को ही छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गई और पैर में फ्रैक्चर हो गया। शोभा की चीखने की आवाज सुनकर रोहन दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठा फटाफट कार में बैठा कर हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ उसके दाहिने पैर में मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो शोभा हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद रोहन उसे घर लेकर आया तो असली परेशानी तो अब शुरू हुई। सास ससुर ने निर्मला को फोन कर दिया कि वह आकर यहाँ संभाल ले, पर निर्मला जानती थी कि वो शोभा की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देगी तो वो लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे और यही मौका है रोहन की आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का, नहीं तो बेचारी शोभा जिंदगी भर परेशान होती रहेगी। मौका देख उसने अपने कमान में से तीर छोड़ा। बाबूजी मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और सुहानी ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन रोहन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से छोटे के पास जाने को रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो रोहन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा आज पापा तुम लोगों को खाना परोसेंगे, यहाँ जल्दी से आ जाओ। रोहन की आवाज सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और शोभा के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार रोहन, शोभा, वंदना और अमन ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद रोहन के फोन पर शोभा के लिए निर्मला का फोन आ गया। माफ करना भाभी मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे। थैंक यू निर्मला। अरे आप मेरी बड़ी बहन है, इसमें थैंक यू की क्या बात है? साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाभी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए, कहकर निर्मला ने फोन रख दिया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।